नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में और किसान आंदोलन से जुड़े हुए अलग-अलग पहलुओं के बारे में। लगभग 30 दिन होने जा रहा है किसान आंदोलन का और सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठन आमने-सामने हैं। किसान संगठनों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, वो पुराने ही बातों को घुमा-फिरा के और नई-नई चिट्ठियों के शक्ल में किसान नेताओं के पास भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेताओं का ये भी आरोप है कि सरकार की तरफ से और सरकारी मशीनरी की तरफ से किसान आंदोलन को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को लेके किसानों के मन में काफ़ी नाराज़गी है, दुःख है और उनका ये कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं और तब तक सरकार के साथ चाहे जितने राउंड की वार्ता हो, वो सारी वार्ता बेमानी है और सरकार की कहीं न कहीं नीयत इस मामले को सुलझाने की नहीं, बल्कि किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की, किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को थकाकर उनको वापस अपने गृह जनपदों में भेजने की है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हैं श्री विजय शंकर पांडे जी। विजय शंकर पांडे जी भारत सरकार के कृषि सचिव के अ, कई विभागों में सचिव रहे हैं, फर्टिलाइज़र सचिव रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भी कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिव पद पर काम कर चुके हैं। आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक बार फिर आंदोलनकारी किसान संगठनों को सरकार ने न्योता भेजा है और समझा जा रहा है कि 29 दिसंबर को एक बार फिर आंदोलनकारी किसान नेताओं और सरकार के बीच में वार्ता होने जा रही है। अब देखना है कि 29 तारीख को इस पूरे वार्ता का क्या समाधान निकलता है। लेकिन चाहे भारत के गृह मंत्री हो, भारत के रक्षा मंत्री हों, भारत के प्रधानमंत्री हों और भारत के कृषि मंत्री हों, इन चारों के बयानों पर अगर हम नज़र डालें पिछले दिनों में, तो प्रधानमंत्री ने केरल और उन राज्यों का ज़िक्र किया है और कहा है कि ये जो आंदोलन है पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है और केरल में खुद एमएसपी लागू नहीं है, तमाम ऐसे राज्य हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जहाँ पे कि मंडी समितियाँ नहीं हैं, मंडी नहीं है और वे लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। गृह सचिव ने गृह मंत्री ने भी कल एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारी किसान नेताओं को मुख्य धारा में आकर और सरकार से वार्ता करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देश के उन राज्यों में खास तौर से केरल का उदाहरण दिया है प्रधानमंत्री ने कि केरल में मंडी समितियां नहीं है, एमएसपी नहीं है। तो केरल की सरकार के विचारधारा वाले लोग या संगठन इन किसान नेताओं को, किसान आंदोलनों को किस नैतिक आधार पर समर्थन कर रहे हैं और एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो पांडे जी इस पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा विस्तार से बताइए कि देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवस्था क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी इस चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जैसा आपने जो प्रश्न उठाया है कि आखिर किसान मोटे तौर पे क्यों आंदोलन पर है और सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुनने को तैयार है। देखिए, आपको याद होगा कि किसान समय समय पर अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और उनकी मुख्य समस्या हमेशा से रही है कि उनको कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता और यह आंदोलन समय समय पर चलता रहा और उसके बाद इस पे कई कमेटियां बनी, स्वामीनाथन कमेटी बनी, फार्मर्स कमीशन बना और इस पर तमाम तरह की रिकमेंडेशंस आई। आपने ये भी देखा कि किसान आत्महत्या करते हैं और यह संख्या घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो अधिकांश लोग हमारे कृषि पर आधारित हैं वो गांव में रहते हैं और गांव की जो गरीबी है वो सबके सामने है, जग जाहिर है। ये सब समस्याओं को अगर आप एक मिलाकर देखें तो ये बात समझ में आती है कि कृषि जो है प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, इसके साथ समस्याएं तो हैं,
और इन समस्याओं का इतने वर्षों में कोई समाधान नहीं हुआ। देखिए, इस पर बहुत सालों से चर्चा चल रही है, आखिर क्या किया जाए। और इस पर ये बात जो विभिन्न तरह के जो सुझाव आए, उनमें एक सुझाव जो कृषि बाजार में कुछ संशोधन, कुछ समाधान, इनमें कुछ परिवर्तन लाने की बात भी की गई। और इसी के फलस्वरूप ये एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात उठी। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि एपीएमसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मंडी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि ये बात बड़ी साफ थी कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। तो सरकारों ने ये 70 के दशक से इस पर सोच शुरू की और 80-90 के दशक में आकर इसका विस्तार हुआ। लेकिन इतने बड़े देश में मिश्रा जी, अभी सिर्फ हमारे यहाँ 7,000 की लगभग मंडियां हैं। उनमें से प्राइमरी मंडी जो बड़ी मंडियां हैं करीब 2,500 हैं, बाकी सब उनकी सब्सिडरी है, छोटी छोटी मंडियां हैं। तो आप सोचिए, इतना बड़ा जो क्षेत्र है उसके लिए सिर्फ इतनी मंडियां हैं। एक काम जो सरकारों को करना था, वो जिसकी रिकमेंडेशन की गई थी, आप मंडियों की संख्या बढ़ाइए। क्योंकि किसानों को अभी भी 50-50 किलोमीटर जाना पड़ता है अपना माल मंडी में ले जाने के लिए। तो मंडी की व्यवस्था भी अभी पूरी तरह से अपूर्ण है और उसमें बहुत कमियां थी। ये सब रिकमेंडेशंस आए। दूसरे ये आए कि साहब एपीएमसी एक्ट में सुधार किया जाए और मंडियों, उसमें ये भी था मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी कुछ सहूलियतें दी जाए। इस जो एपीएमसी एक्ट संशोधन मॉडल एक्ट, आप ये विश्वास मानिए कि 17 राज्य इसको पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं। और उनमें बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल है, असम है, उत्तराखंड है, 17 राज्य। अब एक सवाल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जब 10 साल के करीब पहले इन राज्यों में वही कानून लागू हो चुका है जो कानून आप आज लागू करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने मुड़ के देखा कि उन राज्यों में इन कानूनों को कोई लाभ हुआ? जो आंकड़े बताते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा और किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अब आप ये बताइए कि आप जब 17 राज्यों में ये अनुभव प्रैक्टिकल कर चुके हैं और आपको वो कोई परिवर्तन नहीं दिखा और किसान खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो अब इनको आप जो थोप रहे हैं, तो इससे आपको सोचना चाहिए था कि आखिर जब जिनका प्रभाव नहीं पड़ा तो उसको आगे ले जाने से क्या फायदा है। देखिए, सारा झगड़ा है किसानों को अपनी उत्पाद का सही मूल्य मिले। दूसरा फैक्ट जो सबसे जरूरी है कि जब वैसे ही सारी की सारी जो कृषि उत्पादों की खरीद में प्राइवेट लोग शामिल हैं। मिश्रा जी, एक तो कृषि हमारे यहाँ टोटल प्राइवेट है, सरकार खेती करती नहीं, अन्य चीजों में तो करती है, हवाई जहाज भी उड़ाती है और फैक्ट्रियां भी लगाती है, बिजली भी बनाती है, सब करती है। किसानी एक अकेला ये वो है, प्रोफेशन है, व्यवसाय है जिसमें सरकार नहीं है, तो एक तो पूरी प्राइवेट है। उसके बाद वो जो खरीदती है वो सिर्फ अपना पीडीएस, जो सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए खाद्यान्न देने के लिए, जो लोग गरीब हैं उनके लिए सस्ता अनाज मुहैया कराने के लिए उसने एक व्यवस्था बनाई, एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, भारतीय खाद्य निगम की। और उसने क्रय केंद्र बनाती है हर साल, जिससे कि वो खाद्यान्न, गेहूं चावल मोटे तौर पर खरीद कर उनको बांटने की व्यवस्था कर सके। तो सरकार ने कहने में, जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कृषि के बढ़ोतरी के लिए ये सब कुछ नहीं बनाया, ये बनाया है उसने अपनी सोच के लिए। पांडे जी, इसमें दो बात निकल के आ रही है। पहली बात तो ये कि जिन 17 राज्यों में पहले से ऑलरेडी इस तरह की व्यवस्था लागू थी, उन व्यवस्थाओं के चलते उन राज्यों के किसानों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ और नहीं तो और बदतर हो गई। खास तौर से अगर महाराष्ट्र पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा सुसाइड की केसेज महाराष्ट्र में होती हैं, विदर्भ एरियाज में होती हैं और फार्मर डिस्ट्रेस की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं और उन राज्यों में ज्यादा बढ़ी हैं जहां की ये व्यवस्था ऑलरेडी पहले से लागू थी, जैसा कि आपने जानकारी दी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर कि कोई भी नया कानून या पुराने कानून को और एक्सटेंड करने के लिए या देशव्यापी स्तर पर लागू करने के पहले उस पुरानी व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए थी और अगर उस व्यवस्था में कोई खामी है तो उसमें संशोधन करके, सुधार करके तब उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए था, जो कि लगता है कि नहीं हुआ और कानून जल्दीबाजी में बन गई।
दूसरा आपने कहा कि जो परचेज सेंटर बनते थे वो पीडीएस सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए बनते थे, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि बीपीएल कार्ड होल्डर्स को हम लोग राशन और खाद्यान्न मुहैया कराते हैं सस्ते दरों पर। तो इससे एक बात के संकेत मिल रहे हैं जिसके की आरोप आंदोलनकारी किसानों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि संभवतः सरकार की मंशा भविष्य में चल के एफसीआई को खत्म करने की है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही स्टोरेज का काम करता था और वही वहीं से फिर वो खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण की दुकानों में जाता था। तो जब इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो आने वाले समय में शायद सार्वजनिक वितरण की जो व्यवस्था है उसको भी सरकार खत्म कर दे, क्योंकि जब उसके पास फूड ग्रेन ही नहीं रहेगा स्टॉक में एफसीआई के गोदाम में, तो वो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में बेचेंगे कैसे? तो ये दो जो महत्वपूर्ण इसमें बिटवीन द लाइन निकल के आ रही है जानकारी, शायद ये भी एक सबसे बड़ा कारण है किसानों के मन में जो डर बना हुआ है मौजूदा 3 कानूनों से। दूसरी बात हम चाहते हैं कि और थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले अपने संबोधन में केरल का खास तौर से जिक्र किया है और कहा है कि वहां तो एमएसपी लागू नहीं है। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है कि जो एमएसपी का रेट भारत सरकार ने तय किया है उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा महंगे दर पर केरल में किसानों को अपना उपज बेचने की व्यवस्था है और वो केरल के किसान खुश हैं और वो अपना 1.5 गुना ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं, जो एमएसपी से भी 1.5 गुना ज्यादा है बिना उस व्यवस्था को लागू हुए। दूसरी बात और एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि केरल की सरकार ने सिर्फ धान और गेहूं के लिए नहीं बल्कि सब्जियों के लिए, फल के लिए भी उन्होंने पर्याप्त इंतजाम कर रखा है, व्यवस्था कर रखी है। और उनके जो वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं, जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, उनके लिए भी उस तरह की मार्केट मुहैया कराने में केरल की सरकार कामयाब है। तो प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा है उसमें और जो फैक्ट्स सामने हैं केरल की, अगर वहाँ के आंकड़े पर नजर डालें तो दोनों में काफी कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई दे रहा है। तो आपकी समझ से क्या सच है? क्या एमएसपी में जैसे अनुभव हम लोगों का है कि यूपी में ही अगर हम देखें या उन राज्यों में जहां एमएसपी की व्यवस्था है, मंडियों की व्यवस्था है, तो किसानों को एमएसपी की रेट पर उनको नहीं मिलता है उसकी कीमत अपने उपज का, उसके आधे दाम पर बिचौलिए खरीदते हैं और फिर बगल में जाके बेचते हैं और वो मार्जिन बीच के लोग खा जाते हैं। तो एक तरफ एमएसपी लागू है लेकिन उनको दाम नहीं मिल रहा है उस रेट से। दूसरी तरफ एमएसपी नहीं लागू है लेकिन एमएसपी से ज़्यादा कीमत मिल रही है। तो आपकी नज़र में इस पूरे जो हम कहें कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई दे रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मिश्रा जी, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब हमारा देश खाद्य के बारे में बड़ा जैसे कहते हैं इनसिक्योर था और उसके पास खाद्यान्न अपने देश के लोगों को के लिए भी नहीं था, सन 60 62 65 के आसपास, तो हरित क्रांति लाई गई। वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज्यादा आई और वहां पर इसीलिए 65 में ही एफसीआई भी क्रिएट हुई। इसीलिए पंजाब में सबसे ज्यादा गोडाउन एफसीआई के वहां पर है और चूंकि वही राज्य पहला राज्य ये और हरियाणा बने जो एक्सेस अतिरिक्त फूड प्रोड्यूस करने लगे, इसलिए वहीं से प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ बाकी और देश के अन्य हिस्सों में बांटने के लिए। इससे ज्यादा गोडाउन वहां बने और ज्यादा वहां पर खरीद होने लगी। इसके हिस्टोरिक रीजन आज चाहे जो लोग चिल्लाएं कह साहब की गेहूं की और चावल की ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा में क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने पहले प्रोड्यूस करना शुरू किया, एक्सेस वहीं से पैदा होता था, तो वहां पर गोडाउन ज्यादा बने और एफसीआई ने खरीदना भी ज्यादा शुरू किया। तो उसके आज अगर वहां का 90% गेहूं और चावल एफसीआई खरीदती, उसके हिस्टोरिक रीजन है। देखिए ये सारी चीजें खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई थी, जो इनका प्रोक्योरमेंट है, जो ये लेते हैं किसानों से एमएसपी पर लेते हैं। एमएसपी पर ये सरकार भी मानती है कि गेहूं चावल वो 25% करीब लेती है, बाकी 75% प्राइवेट बाजार में बिकता है या कंज्यूम होता है और बाकी खाद्यान्न तो वो लेती ही नहीं क्योंकि उसका प्रोक्योरमेंट लगभग शून्य है।
मिश्रा जी इसलिए है क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सिर्फ गेहूं और चावल मिलता है। अगर चना और मक्का ये भी होता तो इसकी भी खरीद होती। तो इस बात साफ समझ में आती है कि ये सारा एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट है वो जो हमारा पीडीएस की दुकानों से जो वितरण है उससे पूरी तरह से लिंक्ड है। आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि आखिर केरला में ये जो बात कही जा रही है और अन्य जगहों पे जो कही जा रही है इसमें क्या है। देखिए, सरकारों ने सिर्फ प्रोक्योरमेंट करने के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोक्योरमेंट करने के लिए, देखिए अगर सरकार क्या नियत होती किसानों को एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदने की, तो वो कभी कोटा न निर्धारित करती। जैसे वो निर्धारित करती है हर साल कि हमें कितने मिलियन टन गेहूं खरीदना है, कितने मिलियन टन चावल खरीदना है। वो उसकी आवश्यकता पर निर्भर है, जो उसको पीडीएस में चाहिए या अपने फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उसे स्टोरेज चाहिए। मान लीजिए एक साल सूखा पड़ जाए, बारिश ना हो, तो देश को ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वो लोग यहाँ भूखे मरने लगे। इसीलिए उन्होंने 40 मिलियन टन का एक खाद्यान्न का भंडारण का वो बना दिया। अब ये इस पर हमारे जो कृषि के जो इकोनॉमिक का बड़ा जानकारी रखने वाले आज यही चिल्ला रहे हैं, देखिए साहब 40 मिलियन टन का होना चाहिए था, भंडारण 80 मिलियन टन हो गया। अरे भाई, अगर 80 तो कौन सी आफत आ गई, कौन सा गेहूं आपका बाहर फेंक दिया गया? अरे रखा ही तो है, आप उसका प्रयोग कर लीजिए, आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए और चीजों में। और दुनिया में भूखमरी फैली हुई है, यही कर दो कि आप भारत जो है, अब आप अपने देश के लोगों का पेट भर चुका है, दुनिया का पेट भरेगा। 40 मिलियन टन कब निर्धारित हुआ था ये वो, और तब से कितनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई। ये सारा का सारा जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, वो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि बाजार को खोल दो लूटने के लिए। दूसरा, जो किसान, देखिए एक छोटी सी बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि आप इतना इतना कर दो बस कि हमारा खाद्यान्न एमएसपी के नीचे नहीं बिकेगा, और जो भी हमसे खरीदे वो एमएसपी पे खरीदे। आखिर इससे बताइए सरकार को क्या नुकसान है? उसको ये कहना भाई देखो इससे नीचे मत खरीदो। देखिए 3 फायदे इसके साफ है। पहला, किसानों का लूटना बंद हो जाएगा, क्योंकि धान अगर 1800 में 1900 में बिकना चाहिए, जो आज 900 में बिक रहा, तो 1800 बिकने लगेगा तो किसान की आय दुगनी हो गई। आपके स्लोगन जो दुगनी करने की वाली वो पूरी हो जाएगी। दूसरा, जब लोगों को, किसानों को अपनी पूरी उत्पादन का आय मिलने लगेगा, ठीक मिलने लगेगा, तो लोगों की गरीबी दूर होगी और ऋणग्रस्तता दूर होगी। तीसरा, जो आपका भंडारण है, देख कोई किसान नहीं कह रहा है कि आप जितना हम प्रोड्यूस करते हैं वो सब आप खरीद लें, नहीं। उनका कहना है कोई और भी खरीदे तो उस मूल्य पर ही खरीद ले। उससे सिर्फ एक परिवर्तन आएगा कि बाजार में जो खाद्यान्न का मूल्य आज कम है, थोड़ा बढ़ जाएगा। इसमें नुकसान क्या है? बाकी सारे चीजों का मूल्य तो आप बढ़ाते रहते हैं। जो ट्रेडर है, जो प्रोड्यूसर है, साबुन का भी तेल जब वो मूल्य जब होगा बढ़ा देगा। पेट्रोल का, जब आप पेट्रोल का हर दिन बढ़ाते हैं, तब क्या लोगों को कष्ट नहीं होता? सिर्फ गेहूं और चावल और मक्का और चना और जौ और इसका दाल और दलहन और इसका मूल्य बढ़ाने से आपको कष्ट? उससे होगा क्या कि जो लूटखोरी चल रही है प्राइवेट ट्रेडर्स की, वो खत्म हो जाएगी। उस पर सरकार को कष्ट है। इसको सरकार को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर वो किसानों के इतने वर्षों की एक मांग कि उन्हें कृषि उत्पाद का सही मूल्य मिले, उसको क्यों नहीं मान रही और बाजार खोलने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जैसा मैंने मिश्रा जी कहा कि ये कृषि बाजार अन्य बाजारों से एकदम अलग है। ये बाजार एक सेंस में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद 1 महीने में हो जाता है साल भर का, और खर्च होता है वो 12 महीने। तो दाम का घटना तय है, इसीलिए सरकारों को इंटरवीन करना पड़ता है। तो 2 बातें बड़ी साफ है कि किसान, ये जो इसमें जो किसान आंदोलन पे उनको सरकार की नीयत पे संदेह है। देखिए छोटी सी बात वो कह रहे हैं कि हमें इतना कह दो कि जो बाहर भी खरीदा जाएगा, आप जितना खरीदो उतना ही खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कभी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप, हम अगर लाखों और टन पैदा करें तो आप सब खरीदो, नहीं, हो भी नहीं सकता, न संभव है ये। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मिश्रा जी ये है कि जो सब्जियां हैं वो सन 1999 में ईसी एक्ट के बाहर चली गई थी। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना बाजार का कंट्रोल है, न कुछ है, न कुछ है। आप ये बताइए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए
उनकी खरीद के लिए मार्केट आगे क्यों नहीं आया? ये कहेंगे कि साहब मार्केट का जो मंडी टैक्स देना पड़ता है उन्हें, अरे 1% मंडी टैक्स से सारा प्राइवेट सेक्टर आपका भागा खड़ा हुआ है कि वो न तो गोडाउन बनाएगा, ना वो बनाएगा कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, ना कोल्ड चेन तैयार करेगा। अरे क्या बात करते हैं ये? सीधी सी बात यह है मिश्रा जी, देखिए प्राइवेट बिजनेस मुनाफा कमाने आता है, उसका देश समाज किसान से कोई लेना देना नहीं है। हम इस बात को पसंद करें या ना करें, उसका धर्मादा से कोई लेना देना। धर्मादा के लिए सरकार बैठाई गई है, इसीलिए उसको जितने हमारे देश के सारे ट्रेडर हैं और सारे बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी, इनकी संपत्ति जोड़ दीजिए, उसका 10 गुना सरकार हर साल टैक्स कलेक्ट करती है। ये लोग उसके सामने कुछ है ही तो पसंगे हैं, लेकिन इनको खुदा बना के बैठा दिया गया है कि अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना तो फला आए और उद्योगपति आए। अरे आप क्यों नहीं बना देते? आपके देश की 70% जनता कृषि पर आधारित है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी गोडाउन बनाना? मिश्रा जी, सन 80 के दशक तक सरकारें गोडाउन बनाती थी, सरकारें, हम लोगों ने गोडाउन बनवा कर चलवाए उन्हें, लेकिन बाजार का जो सरलीकरण हुआ 90 के बाद, कि सरकार को लगता है इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अरे आपको टैक्स हम लोग इसलिए नहीं देते कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, नए नए पार्लियामेंट में और बड़े बड़े उसमें बैठे, इसे देती है कि आप हमारी रोजमर्रा की समस्या ठीक करिए, हमारा एजुकेशन ठीक करिए, हमारी हेल्थ ठीक करिए, हमारे बाजार, हमारी कृषि उत्पाद का सही मूल्य किसानों को मिले, लोगों को खाने को मिले। तो ये मिश्रा जी सारा का सारा जो ये है वो बिल्कुल साफ लगता है कि सरकार ने या तो ठीक से सोचा नहीं। ये एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी 2017 में पब्लिश हुई थी, वो उसको उन्होंने टोटल तरीके से उसको कॉपी कर दिया और ये एक्ट तीनों लागू कर दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा 20 साल से चल रही है, लेकिन और 17 साल राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया, देश में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सरकार को चाहिए, ये मेरा सोचना है कि सरकार को बहुत जैसे कहते हैं जिद नहीं करनी चाहिए, और उसे समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं एक ऐसा संदेह लोगों के मन में पैदा हो गया है, ये कानून उनके हित में नहीं है, और वास्तव में इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि 17 राज्यों में ऑलरेडी है। दूसरा, सरकार को ये कहना कि ये प्राइवेट सेक्टर आके सब करेगा, ये बिल्कुल झूठ है। कृषि के लिए सरकार को कोल्ड चेन बनानी पड़ेगी, सरकार को कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, सरकार को जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा। खुद न लगाए, लेकिन कम से कम ऐसे अवस्थापना सुविधाएं तैयार करे जिससे लोग आना शुरू करें। ये हाथ खड़ा कर देना 3 कानून बनाकर कि बाकी सब ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसानों का लुटना और बढ़ जाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी देश की। ये जो अभी तक के जो भी आपसे चर्चा हुई है, उसमें जो मेरे समझ में आ रही है बात, पहली सबसे बड़ी आवश्यकता तो यही है कि 90 में जो नई आर्थिक नीति या उदारीकरण की शुरुआत पीवी नरसिंह राव ने की थी, जिनको की बड़ी माने इज्जत से देखा जाता है आज के दौर में, या कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया के अगर जनक थे तो पीवी नरसिंह राव थे। वो हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो मूल संविधान है, जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है, गारंटी दी गई है और परिकल्पना की गई है, उसी के मूल सोच के ही खिलाफ है। जितना ही आप बाजारीकरण को बढ़ावा देंगे, जितना ही उदारीकरण को बढ़ावा देंगे, उतना ही निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और निजीकरण का मतलब है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंडरटेकिंग्स हैं, वो धीरे-धीरे सब प्राइवेट हाथों में जाएँगी और वे उसको सिर्फ मुनाफा कमाने का एक जरिया मान के जो भी आएगा औद्योगिक घराना वो काम करेगा। शायद यही कारण है कि एक के बाद एक हमारे जितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि एक ज़माने में नवरत्न कंपनियों के रूप में जाने जाते थे, पिछले कुछ वर्षों में उनका धीरे-धीरे डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। शुरुआत नरसिंह राव ने की, फिर अटल जी की सरकार ने उसको आगे बढ़ाया और अब मौजूदा सरकार भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है। तो भले ही राजनैतिक तौर पर देखने में लग रहा है कि आज की तारीख में बीजेपी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है, लेकिन जो आर्थिक नीतियां हैं वो तो कमोबेश वही हैं जो कि नरसिंह राव ने शुरू की थी, मनमोहन सिंह ने शुरू की, अटल जी ने शुरू की। उन्हीं आर्थिक नीतियों को और एग्रेसिव तरीके से और असर्टिव तरीके से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और दूसरा जो आपने बताया, उसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें अपने दर्शकों के लिए,
तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी 17 राज्यों में चल रही है और वह प्रयोग फेल हो चुका है, उसको आप फिर अपनी जिद में पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, तो उसका हश्र क्या होगा? और जो किसानों के मन में डर है वो यही है, इसीलिए वो किसान बार-बार कह रहे हैं कि हमारी खेती हमसे छीनने की लिए ये तीनों कानून बनाए गए हैं और ये तीनों कानून वापस लिए जाएँ, एमएसपी को कानूनी तौर पर उसको बाध्य बनाया जाए कि जो भी हमारा अनाज खरीदे वो एमएसपी से कम दर पर नहीं खरीद पाए। तो सरकार न मानने के बजाय जो चिट्ठी खतों-किताबत का दौर चल रहा है और अगर आप उन खतों-किताबत पर नज़र डालें, तो कल और परसों हम देख रहे थे किसान नेता उन चिट्ठियों का विश्लेषण कर रहे थे। उसका एक तरह से एक-एक लाइन की व्याख्या कर रहे थे कि पहले सरकार ने एक कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हम आने नहीं देंगे, फिर किसान आ गए तो अपील हुई कि बात करेंगे। उसके पहले सरकार के पास जब वो आते थे बात करने तो उनको वापस जाना पड़ता था। फिर जब वार्ता का दौर शुरू हुआ तो कई राउंड की वार्ता हुई, फिर एक समरी नोट बना के किसान नेताओं के पास भेजा गया। उसमें 20-22 पॉइंट भेजे गए कि सरकार इन बिंदुओं पर पुनर्विचार करने को तैयार है और अगर किसान नेता चाहें तो उन बिंदुओं पर नए सिरे से कानून में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन कानून समाप्त नहीं किया जाएगा। किसानों की एक ही मांग थी कि नहीं ये बदलाव से कोई फायदा नहीं है, आप तीनों कानून वापस लीजिए और खुले मन से फिर दोबारा आप किसानों से बातचीत करके और आप नया कानून ले आइए जिसमें एमएसपी को अनिवार्य बनाया जाए। अब परसों-नरसों जो चिट्ठी गई है, कल-परसों में उसमें कृषि सचिव की तरफ से जो चिट्ठी गई उसमें उन पुरानी बातों का ज़िक्र ही नहीं है। फिर कहा गया कि अभी तक किसानों की तरफ से कोई ठोस सुझाव नहीं दिए गए हैं कि किन सुझावों पर वो मौजूदा कानून में बदलाव चाहते हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो ये जो खतों-किताबत के ज़रिए इस पूरे मामले को सुलझाने के बजाय और उलझाने की कोशिश हो रही है। और पब्लिक पोस्चरिंग अलग है और जो लिखा-पढ़ी में बातें हो रही हैं वो अलग हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो 29 तारीख को फिर एक बार बैठक प्रस्तावित है, सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच में, इसमें कुछ हल निकलने की संभावना है या जो मौजूदा रुख है दोनों तरफ से काफ़ी अड़ियल, उसको देखते हुए एक बार महज़ फिर एक ही वार्ता की औपचारिकता हो गई और दोनों पक्ष अपने-अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे? देखिए मिश्रा जी, आपने जो पहला जो प्रश्न उठाया वो आर्थिक नीतियों से संबंधित है और इस पर दुनिया भर में डिबेट पूरी पिछली शताब्दी में चलता रहा कि ये न्यू लिबरलिज्म जो 80 के दशक के बाद आया अमेरिका में और इंग्लैंड में थैचर के अधीन और वहां पर रीगन के कार्यकाल में कि सब कुछ बाजार पे छोड़ दो। ये स्थिति अमेरिका में ये 1910, 1920 और ये 30 तक चली, जिसके कारण वहाँ बड़ा क्रैश हुआ और फिर बाद में वहाँ पे पॉलिसी बदली और ये न्यू लिबरलिज्म कि सब कुछ बाजार पे छोड़ दो को रोक कर सरकार ने वेलफेयर स्टेट से शुरुआत की। देखिए हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई कि जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी का एक ही उद्देश्य है, अपना लाभ या शेयर होल्डर का लाभ। सरकार ही अकेली संस्था है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सबके लाभ की बात करना और वो अगर कॉरपोरेट और प्राइवेट की सिर्फ बात करने लगे, उसकी ही बात करो, क्योंकि उद्योग बहुत जरूरी है, उनका फैलना बहुत जरूरी है और कृषि से हम लोगों को उद्योग की तरफ जाना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घुटने टेक दें और आप जो है सब कुछ कह दें कि जो वो करें वो करें। कृष्णा जी, ये जो विवाद है, ये जो विषय है, इस पर चर्चा दुनिया भर में चल रही है। इसके पक्ष में विपक्ष में बहुत तर्क हैं। हम लोग उसमें अभी हमारा ये जो विषय है उससे बहुत आगे है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को सबकी सुनकर जो लार्जर बड़ी जनसंख्या है उसके बारे में विचार करना चाहिए और सरकारों का दायित्व भी यही है। संविधान भी यही कहता है कि आपको लार्जर सेक्शन के देख के चलना चाहिए। दूसरा, आपकी जो नीतियां आप चला रहे हैं उस नीतियों से आपके देश में अभी भी 30 से 40 करोड़ लोग गरीब हैं। आप ये बताइए कि आखिर ये जितने लोग आपके यहाँ गरीब होते हैं तो दुनिया के देशों की पॉपुलेशन नहीं है।
और आप अभी भी उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप उसका उत्सव मनाते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। अरे आपके यहाँ गरीबी की हालत लोग पता लगता है, लोगों ने गांव में जाना छोड़ दिया, सिर्फ चुनाव में जाते हैं रैलियां करने। जाके देखिए ना, ये गरीबी किसने जारी होने दी? ये इन्हीं लोगों ने जारी होने दी, जिनके हाथ में सरकार चलाने की और जिनके हाथ में सत्ता थी। देखिए, देश में जो भी नीतियां लागू हो रही हैं, चल रही हैं, उसके बारे में सरकारों को चाहिए से एक चीज सोचे कि आखिर इससे वास्तविक फायदा किसका हो रहा है, लार्जर इंटरेस्ट कहां पर है। इस मामले में हम लोग लौट आते हैं कृषि के जो कानूनों के बारे में। कृषि कानून के बारे में स्थिति एक बात स्पष्ट है कि इससे लाभ नहीं हुआ। दूसरा, किसान छोटी सी जो बात करें, आपको करने में दिक्कत क्या है, आप इसको एक्सप्लेन कर दें। आपको तो पैसा देना नहीं है, ये भार तो आएगा पे जनता पर जो खरीदेगी गेहूं चावल। अगर मान लीजिए बाकी उसके सारे सामान महंगे होते चले गए कई गुना, सिर्फ खाद्यान्न पर आपने रोक लगा रखी है, आपको सिर्फ इतना करना है, एमएसपी पर कह दीजिए कि सारे सामान जो बाकी जो भी कृषि उत्पाद है, बाकी जो लोग खरीदेंगे वो एमएसपी पे खरीदेंगे, सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। और दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि मंडी टैक्स जो है, देखिए मंडी टैक्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मंडी टैक्स जो है एक स्टेट्स का, राज्यों का एक आय का स्रोत है। भाई आपको क्या दिक्कत है? देखिए, ये देश फेडरल कंट्री है, जहां पर राज्यों के पास स्वतंत्र सत्ता है और संविधान ने उन्हें टैक्स लगाने की पूरी छूट दी थी। खैर, आपने जीएसटी ला के उनकी सारी पावर छीन ली। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है, और मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि जब जीएसटी पावर एक्ट बन रहा था तो मैं इस बात को कह रहा था, और मैंने इस बात को बड़े कई मंचों पर कहा कि ये बड़ा दुखद है कि राज्यों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो क्यों ये इन्होंने सारी अपनी शक्तियां केंद्र के पास दे दी टैक्स लगाने की। क्यों? देखिए, हर राज्य के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, वो अलग अलग हैं। हमारे देश में गरीब राज्य हैं और अच्छे राज्य हैं जो थोड़ा आगे हैं। हर राज्य के पास अपने जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए टैक्स लेने की ताकत होनी चाहिए। आप अगर कल सोचें कि हम अपने किसानों के लिए कुछ नया करना चाहते हैं या अपनी जनता के कुछ नया करना चाहते हैं, आज आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी अतिरिक्त टैक्स लगाने की स्थिति में नहीं है। तो आप अब सिर्फ जो जिसे कहते हैं कि आप एक तरीके से एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन के रह गए हैं एक पूरे देश में जो कुछ भी सभी राज्य कर रहे हैं उनकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की इच्छा के विरुद्ध सबने सहमति दी है। अब आप मंडी टैक्स पर आ जाइए। अगर कोई राज्य ज्यादा मंडी टैक्स वसूलता है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत क्या है? अगर कोई उस राज्य में जाकर खरीदना चाहता है गेहूं चावल, तो मंडी टैक्स नहीं खरीदना चाहता, वो जाके दूसरे राज्यों से ले जहां पर मंडी टैक्स नहीं है। किसे मना किया आपको? लेकिन आप ये कहें नहीं हम सब जगह कम कराएंगे, तो इसमें भी इस बात की जिसे कहते हैं झलक आती है कि ये कुछ राज्यों पर टारगेट है कि जो ज्यादा मंडी टैक्स लेते हैं और जहां पर ज्यादा जिसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट है, तो उनके पास ज्यादा इससे टैक्स आता है। तो आप उत्तर प्रदेश राज्य ले लीजिए, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, आप उसकी जो टैक्स कलेक्शन है वो पंजाब जैसे छोटे राज्य के टैक्स कलेक्शन मंडी टैक्स के लगभग बराबर है। इस जो मंडी टैक्स के ऊपर जो अटैक है वो भी मैं मानता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक है। ये आप राज्यों को कुछ भी नहीं टैक्स की उनके हाथ पे दे रहे हैं, लिक्विडिटी दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो टैक्स लेने दीजिए। जो ट्रेडर या बनिया या उद्योगपति जो भी नाम उन्हें दे, उन्हें उस राज्यों में जाने की छूट दीजिए ना जहां पे मंडी टैक्स नहीं है। बीच में फिर स्पर्धा आएगी, पंजाब से लोग नहीं खरीदेंगे, वहां ज्यादा टैक्स लेते हैं, लोग मध्य प्रदेश में खरीदेंगे, उत्तर प्रदेश खरीदेंगे, तो उत्तर प्रदेश के किसान का फायदा होगा, बिहार वाले का फायदा होगा, मध्य प्रदेश वाले का फायदा होगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं हम तो गिराएंगे। जिस स्पर्धा की बात करके ये मार्केट लिबरलाइजेशन हुआ है, वही स्पर्धा राज्यों में आने दीजिए ना, आपकी दिक्कत क्या है? लेकिन जिद, देखिए देश जिद से नहीं चलता, देश समझदारी से चलता है। और इसमें सरकार को, केंद्र सरकार से मेरी वेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि मैं आदरणीय मोदी जी के का सचिव रह चुका हूं। ये कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने जो रिफॉर्म्स के नाम पर जो समझाया जा रहा है वो दिशा से अलग है। और दूसरा अंतिम बात मैं कहूंगा कि अगर किसी देश के लोग कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं और लोग इस तरह की स्थिति में आ गए हैं कि महीनों से ठंड में सड़कों पे बैठे हैं, तो
अच्छी भी चीज हो तो मैं कहूंगा सरकार को वापस कर लेना चाहिए। कहना भाई देखो हमारे लोग बहुत परेशान हैं, इसको फिलहाल हम वापस लेते हैं, फिर इनसे बात कर लेंगे। कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है आपकी? सत्ता में आपको भी 4.5 साल बाकी है, आपके पास 3.5 साल बाकी है, आपके पास बहुत समय है। एक नहीं 10 कानून पास करिए। और ये जो लोग सलाहकार हैं जो सलाह देते हैं कि नहीं इससे अगर आपने वापस लिया तो मैसेज जाएगा, कोई मैसेज इससे नहीं जाता। मैसेज ये जाता है कि आप सुन रहे हैं, आप संवेदनशील हैं। मैसेज ये जाता है कि आपके दिल में दर्द है। अंत में ये आपके वोटर भी हैं और ये वो लोग हैं जो जिनके बात में थोड़ा दम है। जैसे सरकार के कहने में बड़ा दम है कि वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसे उनकी बातों में बड़ा दम है। हमेशा जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में और उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अपनी इच्छा कुछ नहीं होती शासक की, शासक की इच्छा वही है जो आम जनता की। हाँ, खास तौर से लोकतंत्र में तो ये इसी तरह की उम्मीद की जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो नारा भी है कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ज़्यादा भरोसा करते हैं। और जब वो 2014 में आए थे तभी उन्होंने नारा दिया था कि अब देश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ेगा। लेकिन धीरे-धीरे जो कामकाज देखने को मिला है, जो फैसले हुए हैं, तमाम ऐसे फैसले जब वे मुख्यमंत्री के रूप में उसका विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो जीएसटी हो या और भी ऐसे कानून, उसको उन्होंने ही लागू कर दिया, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में उनको उन प्रस्तावों में खामियां नजर आती थी। और दूसरा अनुभव ये भी है कि अभी कोरोना महामारी के समय में पूरी दुनिया में अगर किसी सेक्टर ने सबसे प्रभावी तरीके से काम किया है जनता के जान माल की रक्षा में, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही थी। चाहे वो इंग्लैंड की सरकार हो, वहाँ का प्रधानमंत्री को जब कोविड 19 के तहत उनको इन्फेक्शन हुआ, तो वो सरकारी अस्पताल में ही गए और उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया, एक्नॉलेज किया कि उनकी देखभाल सरकारी नर्सें जो सरकारी अस्पताल ने बेहतर किया। पूरे दुनिया से लोगों को भारत में वापस लाने का काम वो उसी एयरलाइन ने किया जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको कि हम लोग रोज़ बेचने के लिए बिड निकालते हैं और कोशिश कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि जल्दी से जल्दी वो बिक जाए। तो ये मिश्रा जी मैं उत्तर भारत में भी जी, भारत में मैं भी इस तरह के तमाम जो संकट के महामारी के टाइम में जो सेक्टर आगे आया, वो पीएसयू ही था। सार्वजनिक क्षेत्र के ही उपक्रम थे, सरकारी विभाग थे, उनके कर्मचारी थे, अधिकारी थे जो 24/7 लग के जनता की जान बचाने में लगे रहे और आज भी लगे हैं। तो हमको अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भरोसा करना चाहिए। अपने संविधान की जो मूल आत्मा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। मिश्रा जी एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, एक छोटी सी। जी, देखिए जी, हमारा जो अनुभव है वो ये है कि सरकारों ने हमारे पिछले 60-70 सालों में ये किया कि जो भी व्यवस्था बनाई वो कागज पे एकदम परफेक्ट थी और आइडियोलॉजिकली भी परफेक्ट थी, लेकिन वो उसको उन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी और उसमें राजनीतिज्ञ तो पूरी तरह शामिल थे, उसके साथ अफसरशाही भी शामिल थी जो कि बड़ी भ्रष्ट हो चुकी है इनका साथ लेकर। पहले से भी उसके अंदर बेईमानी की इनपुट थे, लेकिन भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था ने उन्हें और भ्रष्ट कर दिया। ये हमेशा यही करते हैं, इनकी पुरानी आदत है कि जो काम बनाएंगे उसको चला नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देंगे, उसके बाद उसको फिर कहेंगे अरे ये तो काम नहीं कर रही। काम इसलिए नहीं कर रही कुछ सही नहीं, काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। जो प्रोक्योरमेंट है, आपसे बता दूं मिश्रा जी, पूरे देश में के बारे में नहीं कहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहूंगा क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा जानता हूं और विश्वास से बात कर सकता हूं। सारा का सारा प्रोक्योरमेंट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। रिश्वतखोरी नीचे से लेकर मंत्री तक हर एक क्विंटल गेहूं पर पैसा बंधा हुआ है। मैं इस पद पर जो प्रोक्योरमेंट के पद पर रीजनल फूड कंट्रोल के पद पर 1984 में काम कर चुका हूं और अगर मैंने तब उनके जो आज के फिक्स रेट के अनुसार अगर रिश्वत ली होती तो मुझे 50 लाख रुपए की रिश्वत सालाना मिलती, जबकि मेरा वेतन सिर्फ 1200 रुपए था और वही 50 लाख बढ़ के करोड़ों में हो चुका है। उस पर कोई नहीं बोलेगा, उस एक आदमी एक अधिकारी दंडित नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं था कि लोग ये कह सकते हैं कि आप थे क्या कर रहे थे। मैंने दर्जनों के खिलाफ लिखा और ये कहा कि बहुत भ्रष्ट है, लेकिन उनको बचाने वाले सब रहे। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जरा बेईमानों को
टाइट कर दीजिए, उनको दंडित करिए। आपने अब तक जो दंडित किया वो सरकारी लोगों ने दंडित कराया, आपने नहीं दंडित किया उन्हें। जिनकी फाइलें बहुत सालों से चल रही थी, जिनसे इनके बारे में पहले से था कि उनके दर्शक कुछ नहीं, जरा चुनकर 10-15 लोगों को, बेईमानों को निकालिए। आपके कई सचिव ऐसे हैं जो बहुत भ्रष्ट हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के। आप भी मिश्रा जी जानते हैं, आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन वो लोग हैं जो आकंठ डूबे हैं, हजारों करोड़ की रिश्वत में डूबे। पूरे देश के वो विभाग चला रहे हैं जिसके बारे में आंदोलन हो रहा है। ये क्या है? प्रधानमंत्री जी, इस पर ध्यान दीजिए। भ्रष्टाचार पे आपने लड़ने को कहा था, जरा कुछ तो करिए उस पर। आप देखिए, ये देश की सारी व्यवस्थाएं एक सीम पे खड़ी हो जाएंगी और आप चाहते हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि मिश्रा जी, व्यवस्थाओं को ठीक से चलाने के लिए थोड़ा भ्रष्टाचार पे कस के अंकुश लगाया जाए। इस हमारे देश की अधिकांश समस्याएं भ्रष्टाचार से पैदा हुई हैं, लेकिन उसके समाधान और उस पर कार्रवाई का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। ये मैं बहुत ईमानदारी से खुल के कहना चाहूंगा। जो हम लोगों को बताया जाता था अभी तक कि भारत सरकार में जब डेपुटेशन पर अधिकारी बुलाए जाते हैं, तो उनके क्रेडेंशियल्स, उनकी इंटीग्रिटी, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की काफ़ी बारीकी से जाँच होती है, तभी उनका नाम इम्पैनल होता है और वो आते हैं। लेकिन आज की तारीख में भारत सरकार में जिम्मेदार पदों पर कई ऐसे अधिकारी हैं, जो कि अपने-अपने राज्यों में कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के उनके जानकारी मिली है, उनके खिलाफ जाँच पेंडिंग है और उनका नाम भारत सरकार में इम्पैनल हो गया और इस समय भारत सरकार में सचिव पदों पर कार्यरत हैं। तो ये बात सच है कि जो मौजूदा सरकार है और जो उसके मुखिया हैं, उनको इस तरह के अधिकारियों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए और उनका अगर क्रेडेंशियल ठीक नहीं है, उनकी इंटीग्रिटी ठीक नहीं है, तो उनको इस तरह के विभागों की ज़िम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं दोनों पक्षों से, आंदोलनकारी किसान नेताओं से भी, किसानों से भी और सरकार से भी, कि दोनों अपना-अपना अड़ियल रुख छोड़ के देश के हित में और देश के करोड़ों-करोड़ों किसानों के हित में एक कोई आम सहमति बनाने में की कोशिश करेंगे और जो 29 दिसंबर की प्रस्तावित वार्ता है, वो एक अच्छे निर्णायक दौर में पहुँचेगी। इसी के साथ हम आज अपनी चर्चा खत्म करते हैं और फिर किसी अलग विषय को लेके दोबारा हम लोग मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू धन्यवाद। पांडे जी।